हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो आज हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। 5वें चैप्टर क्या है? उद्योग। क्या है? उद्योग है। ठीक, उद्योग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये पढ़ते हैं कि क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है। ठीक, मतलब जो उद्योग है इसके जीवन की शुरुआत किसकी? वृक्ष से होती है। किसकी शुरुआत? कि जो अभ्यास पुस्तिका हम इस्तेमाल में लाते हैं वह एक लंबी प्रक्रिया के बाद ही होकर आपके पास पहुंचती है। ठीक, तो यानी आप किससे, जो ये वृक्ष है इसी से हम लोग की जो अभ्यास पुस्तिका ये सब चीज़ें हैं इसी से बनती हैं। उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज़ के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज़ प्रेस में जाता है जहां रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर व पैक करके बिक्री के लिए बाजार में भेज दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथों में पहुंचती है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि हमने क्या पढ़ा कि जो अभ्यास पुस्तिका है जो इस्तेमाल हम करते हैं वह किसी लंबी प्रक्रिया के बाद होकर गुजरती है। इसे क्या किया जाता है? पहले वृक्ष को काटा जाता है, फिर उसे लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वहाँ क्या वृक्षों को संसाधित क्या होता है? काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्यों के साथ, जो काष्ठ लुगदी होती है उसे रासायनिक द्रव्यों के साथ मिलाया जाता है और अंत में मशीनों के द्वारा कागज़ के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज़ प्रेस में जाता है। रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएँ छापने में किया जाता है। उसके उपरांत पृष्ठों की अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांध कर पैक करके बिक्री के लिए बाजार में भेज दिया जाता है। अंत में आपके हाथों में पहुँचती है। अब हम देखते हैं द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा, लुगदी कागज़ के रूप में और कागज़ अभ्यास पुस्तिका के रूप में ये विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करते हैं। उद्योग का संबंध गतिविधि से है। किससे है? उद्योग का संबंध गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित हैं। कोयला खनन उद्योग कोयले की धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। उद्योगों का वर्गीकरण, हम उद्योगों का वर्गीकरण देखते हैं। ये क्रियाकलाप में क्या पढ़ा है, क्या लिखा हुआ है कि कपास के खेत में से अपने घर तक अपनी कमीज की यात्रा का पता कीजिए। ठीक, ये यहाँ पर ये है यात्रा आरंभ है, ये कागज निर्माण है, पुनः चक्रण है। ठीक, उद्योग का वर्गीकरण क्या है कि उद्योग का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? उद्योग का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? कच्चा माल और आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। कच्चा माल, पहले हम कच्चा माल के आधार पर देखते हैं। कच्चा माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। कच्चा माल जो है इसके आधार पर देखिए कौन से हैं कि उद्योग जो होते हैं कृषि आधारित होते हैं, खनिज आधारित होते हैं, समुद्र आधारित होते हैं और वन आधारित हो सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्या आगे बढ़ रहे हैं? कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग क्या है? कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग होता है। जो कच्चे माल हैं, कच्चा माल हमने पढ़ा पहले। कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है। खनिज आधारित उद्योग कैसा है? प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों
का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आकार। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा गया है। तो आकार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, लघु आकार के और बृहत आकार के। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं। तो आकार के आधार पर दो होते हैं, कौन कौन से? लघु और बृहत। तो जो कुटीर और जो होते हैं, कुटीर या घरेलू उद्योग जो होते हैं वो छोटे पैमाने के उद्योग हैं, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी, बुनाई, मिट्टी के बर्तन, अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पाद करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होता है। रेशम, बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पाद बड़े पैमाने के उद्योग हैं। ठीक, स्वामित्व के आधार पर उद्योग को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व और सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूहों द्वारा होता है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं कि मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। मारुति उद्योग लिमिटेड किसका उदाहरण है? संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। जो सहकारी क्षेत्र के उद्योग होते हैं उसके स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों के द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। ये कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार है। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम तथा भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम,
कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में उटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है। औद्योगिक निवेश। औद्योगिक प्रवेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पवनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर औद्योगिक प्रदेश, ये सब चीज़ें बनी हुई इसको देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि औद्योगिक विपदा क्या है। औद्योगिक विपदा उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीक विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है। भोपाल में 3 दिसंबर, देखिए यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, इसको देखते चलिए कि भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 00.30 बजे घटित अब तक की सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिक दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। कौन सी गैस का और कब हुआ था? ये भोपाल गैस, जो भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानी जाती है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? 3 दिसंबर 1984 को हुई। कब हुई? 3 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई। ये यहाँ इम्पॉर्टेंट है, ये नोट कर सकते हैं आप लोग कि भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 में हुई और ये किस गैस के रिसाव से हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से हुआ था। और 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35 या 35.598 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। मतलब जो ये भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी, किस गैस के रिसाव से हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से हुई थी, जिसमें 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। हजारों लोग जो बच गए वो आज भी एक से बीमारियों जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आत्रशोध और विकृतियों आदि से पीड़ित हैं। ठीक, आगे देखते हैं। 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ कायो चोंगजिंग में गैस ग्रुप विस्फोट में 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए। वे जो समय पर भाग पाए उनकी आँखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। जोखिम कम करने के उपाय। जोखिम को कम कैसे किया सकता है? ये देखिए, घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। उद्योगों के प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए।
और अब आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं? इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। प्रमुख उद्योगों का वितरण। प्रमुख उद्योग कौन कौन से होते हैं, इसका वितरण क्या है? उद्योगों का वितरण। विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित हैं जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस हैं। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान से संकेंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। लोहा इस्पात उद्योग। अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में शामिल हैं। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां यह प्रगलित होता है। इसके बाद यह परिशोधित होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है और उसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं। एल्युमिनियम, निकेल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर उसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। इस्पात क्या कहलाता है? आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं या तो लोहा या इस्पात से बने होते हैं अथवा उन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्तेमाल इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बने हैं। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से वेधित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवहित किया जाता है। खनिजों का खान इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्रायः इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईस्वी पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और ये देखिए खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्रायः इस्पात के बनते। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईसा पूर्व के इस्पात उद्योग वहाँ स्थित होते हैं जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध होते थे। और बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप, नहरों और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लौह अयस्क विदेशों में से आयात करना पड़ता है। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नरपुर जो इस्पात उत्पादक केंद्र है। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि
इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है जो 4 राज्यों में फैले हैं। वे 4 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र है जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। जमशेदपुर 1947 में पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ठीक, बाद में साकची के नाम से बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। साकची को कई कारण से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर लौह अयस्क, कोयला और मैंगनीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें रसायन इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लौह इस्पात उद्योग पर निर्भर है। भारतीय लौह इस्पात उद्योग में बृहत समाकलित इस्पात संयंत्र के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित है। इसमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल है। पिट्सबर्ग, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग का इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह इस्पात मिनेसोटा की लोहे की खाने से प्राप्त होती है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किमी दूर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स में से पिट्सबर्ग क्षेत्र और लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। उड़ीसा मोनोगहेला और अल्पनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त है। उड़ीसा मोनोगहेला और एल्घनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्पनी नदी की घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे उड़ीसा नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन का प्रयोग कच्चे माल से होता था। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। सूती वस्त्र उद्योग, धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग
में के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक और मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशे में नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक और रेयान शामिल हैं। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों और हथकरघों से बनाया जाता था। 18वीं सदी में पावरलूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। जापान में उपयुक्त गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कटे और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम की छीट, कालीकट के कैलिको तथा बुरहानपुर सूरत व बड़ौदा की सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात थे। लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लेता था। इसीलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, जो सस्ते व अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिट। ये देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 ईस्वी में स्थापित की गई। कब स्थापित की गई थी? पहले सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में, कहाँ? मुंबई में 1854 में इसको स्थापित की गई थी। कोष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पत्तन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा। में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता। इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुदुचेरी और पानीपत कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित की गई। यह यथाशीघ्र में मुंबई के बाद भारत का दूसरा बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में बहुत निकट स्थित है। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श है। सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपयुक्त है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। सुविकसित सड़कें और रेल मार्गों का जाल सूती वस्त्र को देश की विभिन्न आसानी से पहुंचाने में मदद करते हैं। इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है। नज़दीक में मुंबई पत्तन इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है। परंतु हाल के वर्षों में क्या है कि अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं। बहुत से वस्त्र मिल बंद हो चुके हैं। देश में नए वस्त्र केंद्रों का और क्या है? ओसाका कपास का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। ये जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। क्या है कि जापान का मैनचेस्टर ओसाका है। तो ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों का विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। कोष्ण आर्द्र जलवायु कताई व बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। कच्चे माल को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल के ऊपर निर्भर है। वस्त्र कपास मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है। भारत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से इसका एक अच्छा बाजार है। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग और लौह इस्पात
लौह इस्पात मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। ये सब क्या है? ये सूती वस्त्र, ये अहमदाबाद हो गया। अब देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या है कि उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है, वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग की स्थिति को प्रभावित करते हैं, ठीक है। और क्या और बाद में और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? नायलॉन, जूट, एक्रिलिक। और ये सब भरने वाला है तो